तो अब प्रोजेक्ट के अंदर स्क्रिप्ट फाइल को इनेबल करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ पर एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस के नेम से फाइल बनाया हुआ है, वो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, एंड हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर स्क्रिप्ट इनेबल करना, एंड अगर हम पेज को रिफ्रेश भी करते हैं तो भी वो हमारा आइटम डिलीट नहीं हो। इसका मतलब लोकल स्टोरेज का यूजेज होने वाला है। लोकल स्टोरेज का यूजेज होने की वजह से प्रोजेक्ट काफ़ी डिफिकल्ट डायरेक्शन में जाएगा। तो मैं आई थिंक जावा स्क्रिप्ट वाला पार्ट जो है, हो सकता है मल्टीपल वीडियोस के अंदर आए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कर कर ही हम लोग चलेंगे ताकि समझ में क्लियर तरीके से आ जाए। पहला मेरा टास्क ये होगा कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी टास्क को एंट्री करता हूँ तो वो टास्क यहाँ पर आ जाना चाहिए, है ना। सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ टेक प्रोटीन, ये, और मैं यहाँ पर एंट्री करता हूँ तो वो टास्क यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। और कुल मिलाकर आप ये देखो, जब भी आप ऐड करोगे तो वहां पर आइटम डिलीट नहीं होने चाहिए, बल्कि आइटम स्टोर होते रहें। इसका मतलब ये बात डेफिनेट है कि हमारा एक एरे बनने वाला है, जो कि एरे ही बार बार रेंडर होता रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं अभी कर कर दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पर ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने इनपुट को एक आईडी दे देते हैं, और उसका नेम हम लोग कर देते हैं यहाँ पर टास्क। टास्क, ठीक है ये, या आप टास्क कह सकते हो, या फिर टास्क कह दो, कुछ भी कह सकते हो आप ये। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लेट टास्क इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड यहाँ पर हम लोग टास्क कर देते हैं टास्क। ठीक है, ये हो गया। एंड क्योंकि ये एक इनर एचटीएमएल है, तो मैं यहाँ पर कोड देखता हूँ कि एक्चुअल में ये डेटा जा कहाँ पर आए। तो ये टी बॉडी के अंदर आ रहा है। टी बॉडी के अंदर बेसिकली ये पूरी की पूरी रो आ जा रही है यहाँ पर ये। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या होगा, एक चेक बॉक्स होगा, टास्क का नेम होगा, और डिलीट बटन ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो हम टी बॉडी को भी जो है स्क्रिप्ट के अंदर नहीं ले लेते, क्योंकि हमें वहीं पर ही हमें अपना डेटा पहुंचाना है। लेट टी बॉडी इज इक्वल टू, सॉरी, टी बॉडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, एंड मैं यहाँ पर टैग नेम दे लेता हूँ टी बॉडी। टी बॉडी, ठीक है। अब ये जो टी बॉडी है, पहले हम चेक भी कर लेते हैं कि हमारी स्क्रिप्ट फाइल इनेबल हुई भी है या नहीं हुई है, या हमारा ये जो टास्क वाला फील्ड था वो भी इनेबल हुआ है नहीं हुआ है। क्योंकि एक एक स्टेप से चलना बेहतर है एज कम्पेयर टू अलग, अगर आप पूरा का पूरा स्क्रिप्ट लिख दो फिर समझ में नहीं आए कहाँ पर क्या हो गया। टी बॉडी जो होगी मुझे काफ़ी सारे टैग्स को देगी, तो मुझे उसको एक्सेस करने के लिए ना एक एरे मिलेगा, तो उसका एरे का मुझे एलिमेंट के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा कि पहला एलिमेंट जो वेब पेज के अंदर है उसी को एक्सेस किया जाए। तो मैं चेक करता हूँ टी बॉडी डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू, मैं अपना ही नेम डालता हूँ इसके अंदर, राहुल। यस, इट इज कमिंग। उसने पुराने वाले को हटा दिया और ये वाली नई वाली चीज को असाइन कर दी। ये तो चल रहा है, ठीक चल रहा है। और जो टास्क है, टास्क की वैल्यू होगी, तो उसके अंदर हम लोग डाल देते हैं राहुल। यस, ये भी का हमारा देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नेम आ गया। मतलब हमारे दोनों ही एलिमेंट करेक्ट तरीके से एलिमेंट को पकड़ रहे हैं, दोनों ही हमारे वेरिएबल। ठीक है, अब ये जो प्लस बटन है वही तो हमारा टास्क ऐड करेगा। तो मैं यहाँ पर भी जाता हूँ, और ये बटन वाला कहाँ पर है, बटन ये है। तो इसको हम लोग यहाँ पर ऑन क्लिक दे देते हैं, ऑन क्लिक, और वो एक फंक्शन को कॉल करना चाहिए ऐड टास्क। ठीक है, इसको इसको भी मैंने बनाया नहीं है, मैं अभी बनाने वाला हूँ। यहाँ पे स्किप डॉट जेएस के अंदर आते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलकर कहीं पर भी, वैसे तो मैं कहूँगा कि नीचे ही बना लो, क्योंकि ऊपर तो और भी वेरिएबल लिए जाते हैं। तो फंक्शन स्टेटमेंट ऐड टास्क, और पैरामीटर कोई लेंगे ये क्या, अभी तो पैरामीटर नहीं है। ठीक है, पैरामीटर अभी तो नहीं है हमारे पास ये। तो यहाँ पर ऐड टास्क की स्पेलिंग ठीक है, यहाँ पर भी ऐड टास्क की स्पेलिंग ठीक है, करेक्ट है। ये टास्क क्या करेगा, टी बॉडी के अंदर जो है, जो भी यूजर ने वैल्यू इनपुट की है वो वहां पहुंचा देगा। चलो कर कर दिखाऊंगा आपको यहाँ पर ये। ठीक है, तो टी बॉडी डॉट डॉट इनर एच टी एम एल प्लस इज इक्वल टू, प्लस मैंने यहाँ पर क्यों लगाया, ताकि पुराना वाला आइटम भी रहे रहे और नया वाला आइटम जो है डिलीट ना होने पाए। तो यहाँ मैंने इसको क्या किया, नहीं ये वाला थोड़ी पार्ट है,
टी बॉडी के अंदर टी आर जाएगी ना पूरी की पूरी, से कंट्रोल सी किया मैंने और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया, टेम्परेट लिटरल के अंदर कर दिया, ठीक है। अभी ऐसा ही चेक करते हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा है ये। लेकिन जो टास्क का नेम है वो टास्क का नेम यहाँ पर आना चाहिए, तो टास्क का नेम होगा ये वाला टास्क। और ये वाला गो टू जिम की जगह पर इनपुट के अंदर जो यूजर ने वैल्यू डाली होगी ना वो आनी चाहिए, और वो एक वेरिएबल है तो उसे मैं जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के अंदर लूंगा, टास्क डॉट वैल्यू, ठीक है। अभी इस तरीके से कर कर देखते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन आएंगे, हो सकता है कि ये भी बिल्कुल बदल जाएगा आगे चलकर, बट थोड़ा थोड़ा कर कर देखते हैं, कोड समझ में आने लगेगा। टेक प्रोटीन, मैं कर कर देखता हूँ इसे, या देखो आ गया ना यहाँ पर ये। अब जब ये टास्क हो जाए तो इसके बाद ना हमारा जो इनपुट का फील्ड है ना वो खाली भी हो जाना चाहिए, तो मेरा ये जो टास्क है, मैं टास्क डॉट वैल्यू को नल कर देता हूँ, ये यहाँ पर चेक करें यहाँ पर अभी, टेक प्रोटीन, अब यहाँ पर करते हैं, यस देखो करेक्ट चल रहा है ना यहाँ पर ये। और ये जो चेक बॉक्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, चेक बॉक्स नजर नहीं आना चाहिए बल्कि एफ ए स्क्वायर नजर आना चाहिए था ना हमारे यहाँ पर ये। मैं अभी इसे पहले तो एफ ए चेक स्क्वायर को जो हम लोग कट कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ, और एफ ए स्क्वायर को यहाँ डाल कर देखते हैं कि क्या आता है। हाँ ऐसे ब्लैंक बॉक्स आना चाहिए था ना हम लोगों का, और ये वाला पोर्शन जो हम लोग कमेंट के अंदर ही कर देते हैं अभी अभी, ठीक है। ये कर कर गो टू जिम और समथिंग समथिंग, यस ऐसे ऐड हो रहा है। और वहां पर भी मुझे जो जावास्क्रिप्ट यहाँ पर सेंड कर रही है उसमें भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, बेसिकली इसको हटाओ यहाँ से। कहाँ है एफ ए चेक स्क्वायर की जगह पर मुझे एफ ए ये करना है, एफ ए स्क्वायर, ठीक है। इतना आइटम करेक्ट है ना, समथिंग 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 समथिंग, ये एडअप हो रहे हैं सारी चीजें। अब आप ये देखो कि ये सारी चीजें जो एडअप हो रही है ना, ये सारी चीजें एक एरे के अंदर भी स्टोर होती है, क्योंकि अगर मैं इसको रिफ्रेश भी अगर कर देता हूँ तो वेब पेज का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, वो हम लोग नहीं चाहते हैं। मतलब मुझे लोकल स्टोरेज का हेल्प तो लेना ही लेना पड़ेगा इसके अंदर। दूसरा, वो जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के अंदर भी रहना चाहिए। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, अब यहाँ पर हम थोड़ा टफ होने वाला है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एरे क्रिएट करता हूँ, उसका नाम ले लेता हूँ मैं लेट लिस्ट, टू डू लिस्ट, इसको नाम दे देते हैं टू डू लिस्ट। क्या मैं इसकी हेडिंग की तरह लेता हूँ ताकि आपकी हैबिट सही से रहे। अभी वो एक एरे है, करेक्ट है। अब एरे के अंदर नहीं है मेरा, आइटम जाएगा तो आइटम के पास देखो क्या क्या प्रॉपर्टी होने वाली है। वैसे मैं मुझे भी नहीं पता प्रॉपर्टी क्या क्या होने वाली है, रन टाइम पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि अच्छा ऐसा भी होना चाहिए और ऐसा भी होना चाहिए उसके पास ये। तो जैसे ही यूजर ऐड टास्क पे क्लिक करेगा तो हम लोग ये चाहते हैं कि वो जो टास्क का नेम होगा ना, टास्क का नेम और उसका क्लिक हुआ है या नहीं हुआ है वो एरे के अंदर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। मैं कर कर देखूँ इसे जरा यहाँ पर अभी, हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट लेट न्यू टास्क, न्यू टास्क ओके। न्यू टास्क मेरा एक ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट की कई सारी प्रॉपर्टी होने वाली हैं, ठीक है। ये न्यू टास्क ले लिया। अब जैसे ही यूजर ऐड टू टास्क पे क्लिक करेगा, मतलब यहाँ जैसे उसने एंट्री कर दी यहाँ पे, मान लो टेक समथिंग, टेक टी। अब जैसे यूजर क्लिक करेगा तो न्यू टास्क के अंदर जो टास्क का नेम है, तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ न्यू न्यू टास्क डॉट नेम इज इक्वल टू, वो इनपुट फील्ड के अंदर से उठाकर वैल्यू को लेगा, टास्क डॉट वैल्यू। मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी ना वो न्यू टास्क के अंदर पहुंच जाएगी। दूसरा, और अभी जो टास्क की जो प्रॉपर्टी है मतलब चेक्ड अनचेक्ड वो अभी डिफाइंड नहीं है, ओके। जैसे ये टास्क बनेगा हम लोग उसको एरे के अंदर भी सेंड कर देते हैं, तो टू डी लिस्ट डॉट पुश, यहाँ मैं दे देता हूं अभी न्यू टास्क, ये समझ में आया। और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको कॉन्सोल डॉट लॉग भी कर कर देख लेता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग
टू डू लिस्ट की हमारा ये आ भी रहा है या नहीं आ रहा है ना। चलो चल कर देखते हैं अभी यहाँ पर। मैं कंसोल में ले चलता हूँ आप लोगों को, ताकि इससे बेहतर तरीके से समझ में आ जाए यहाँ पर ये। वेट अ मिनट, मैं इसको नहीं ओपन भी कर लेता हूँ अभी, और रन भी कर रहा नहीं कर रहा प्रोग्राम, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभी कोई भी टास्क नहीं है इसके अंदर। अभी मैं यहाँ पर एक टास्क को ऐड करने वाला हूँ, टेक टी। ऐड करते हैं। तो यार के अंदर कुछ आया है, आ गया ना, देखो नेम आ गया, टी आ गया यहाँ पर। मैं कुछ और भी ऐड कर देता हूँ, टेक प्रोटीन। ये, अब देखो प्रोटीन भी इसके अंदर आ गया होगा, यानी कि टास्क का नेम भी आ रहा है और टास्क दोनों ऐड होते जा रहे हैं एरे के अंदर। अब ये जो इनर एचटीएमएल के अंदर जो भी कंटेंट आ रहा है ना, अभी वो एरे से नहीं आ रहा। और रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो भी कंटेंट है ना, वो एक एरे से आना चाहिए। ठीक है। तो थोड़े से मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे मुझे यहाँ पर। अभी ये जो एरे तैयार हो गया है मेरा यहाँ पर, वो एरे मेरा क्या है, टू डू लिस्ट एरे है। टू डू लिस्ट डॉट फॉर ईच एक कॉल बैक फंक्शन को कॉल करेगा। मैं वहाँ पर एक एक्स ले लेता हूँ, और वो कुछ टास्क परफॉर्म करेगा। वो टास्क क्या परफॉर्म करेगा, टी बॉडी डॉट इनर एच टी एम एल एंड कंट्रोल वी। इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इससे मतलब आप इससे पहले वाले प्रोजेक्ट आपने नहीं करे हुए हैं। ठीक है। इसको समझने के लिए पहले आपको इससे पहले वाले प्रोजेक्ट जरूर आना जरूरी है, अगर ये फॉर ईच वाला पार्ट नहीं क्लियर हुआ है तो ढंग से अगर। तो मैं एक बार चला कर देख लेता हूँ, टी टी एंड प्रोटीन। अब आप ये देखो कि प्रोटीन प्रोटीन दो बार आ गया। एंड मैं यहाँ पर देता हूँ टेक बात। अब देखते हैं बात भी दो दो बार आ रहा है क्या। हाँ, पुरानी वो नया टास्क तो ऐड हो ही रहा है, बल्कि टू डू लिस्ट जो है पूरी तरीके से दोबारा से हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी ऐड टू टास्क क्लियर होना, तो हम पहले टी बॉडी को क्लियर ही कर देंगे। टी बॉडी डॉट इनर एच टी एम एल को बिल्कुल क्लियर कर दो। हम्म, ये नलीफाई कर दो। नलीफाई करने के बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पर बात। अब तो आ ही नहीं रहा। एक मिनट, मैंने जब एड टू टास्क से कॉल किया तो टी बॉडी के अंदर डेटा सारा क्लियर हो गया, और टू डू लिस्ट के अंदर पुश कर दिया टास्क। आना तो चाहिए था एक मिनट को। हम्म। और यहाँ पर टास्क की वैल्यू नहीं बल्कि एक्स डॉट वैल्यू आनी चाहिए, एक्स डॉट नेम। एक्स डॉट, क्योंकि एरे है ना, एरे के अंदर नहीं है, टास्क का नेम तो ही होगा। ये यहाँ पर ये इसकी वजह से। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बात, पुरानी वैल्यू वैल्यू रिप्लेस हो गई ना। दूसरा, मार्केट एंड न्यू क्लॉथ। अब करेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। अब करेक्ट आ रहा है ना। अब यहाँ तक तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब बात आ रही है कि इतना डेटा हमने स्टोर किया है तो लोकल स्टोरेज के अंदर भी डेटा फिट होना चाहिए। और जैसे ही मेरा पेज लोड हो अगर, तो वो लोकल स्टोरेज से ही डेटा को फैच कर लाए। ये टास्क थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आपको नजर आएगी। पहले तो आप इतने टास्क को बहुत आराम से समझ लो। मैं ऐड टू टास्क को जब कॉल कर रहा था, तो ऐड टू टास्क एक नया ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा था, नए ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी भी डायनेमिक डिफाइन हो रही थी। यहाँ पर ये जो टास्क है वो ये वाली जगह है, टास्क में से वैल्यू ऑब्जेक्ट के अंदर जा रही है, और वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हम एरे के अंदर सेंड कर देते हैं। और कंसोल में हमने एरे को भी प्रिंट कर लिया। अब उसका कोई काम नहीं है मेरे पास यहाँ पर, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और टी बॉडी को खाली किया, मतलब पुरानी वाली पहले खाली करी, और फिर हर एक आइटम जो टी बॉडी के उसके अंदर एरे के अंदर है, उससे हमने इसको रेंडर करवा लिया यहाँ पर। डन है। अब बात चलती है कि हम इसको लोकल स्टोरेज में कैसे फिट करें। तो लोकल स्टोरेज के अंदर फिट करने के लिए आपको सेट आइटम, पार्स और जेसॉन ये सब कुछ आना चाहिए। आई थिंक मैं इससे पहले इसमें बता चुका हूँ कि लोकल स्टोरेज के अंदर फिट कैसे करेंगे किसी भी चीज़ को। तो सबसे पहले हम लोकल स्टोरेज को यहाँ पर ही फिट करते हैं। या मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ चलते हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ।
पहले ना मैं आपको लोकल स्टोरेज में डेटा फिट करना बता देता हूँ। मान कर चलो कि मेरे पास एक एरे है, AR, और एरे के अंदर है यहाँ पर अभी 2 3 4 5। तो अगर मुझे इसको लोकल स्टोरेज के अंदर फिट करना है तो हम कैसे करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। और सेट आइटम में अगर मैंने यहाँ पर, मैं लोकल स्टोरेज के अंदर नाम अपना कोई भी दे सकता हूँ, क्योंकि वो वेरिएबल के नाम से स्टोर होगी। सपोज करो, इसे हम दे देते हैं माई फर्स्ट एरे, माई एरे। और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी AR, जो ऊपर डिफाइंड है ये। लेकिन ये गलत तरीका है, क्यों? क्योंकि एरे एज इट इज स्टोर नहीं होगा। मैं दिखाता हूँ आपको भी, देखो यहाँ पर ये आपका नेम तो माई एरे ठीक है, लेकिन लोकल स्टोरेज के अंदर वो एरे की तरह स्टोर ना होकर एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो गया। वो गलत तरीका हो गया। क्योंकि अगर आप इसको अब दोबारा से निकालना भी चाहोगे ना, तो वो निकल के नहीं आएगा। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और मैं अगर इसको करता हूँ माई एरे, यहाँ पर माई, आपको डबल कोट के अंदर ही टाइप करना पड़ेगा जो भी नाम है उसका। जब मैच होगा तभी वो निकल कर आएगा, माई एरे। ये तो देखो, क्या ये एरे है? नहीं तो भाई ये एरे नहीं है, आपको ये स्ट्रिंग है। तो जब कभी भी हमें लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा फिट करना पड़ता है तो हमें पहले उसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए किसके अंदर, स्ट्रिंगिफाई कर लेना चाहिए इसको। तो स्ट्रिंगिफाई करने के लिए क्या करते थे हम, तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, यहाँ पर मैं कर देता हूँ JSON डॉट स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ एरे। ठीक है। अब इस लोकल स्टोरेज के अंदर चेक करते हैं कि क्या डेटा गया अभी अभी। लोकल स्टोरेज की अब देखो, बिल्कुल एरे के जो ब्रैकेट थे ना वो आ रहे हैं। अब मैं अगर लोकल स्टोरेज में से मैं गेट आइटम करता हूँ ना यहाँ पर, और मैं अपना एरे का नाम भी डालता हूँ इसके अंदर, माई एरे, तो मेरे पास डेटा अच्छी तरीके से आ जाएगा। देखना भी। और ये तो आ गया, लेकिन अगर मैं इसको नहीं है JSON डॉट पार्स कर दूं, तो यहाँ मैंने इसको ऐसे कर दिया तो वो एकदम अच्छी तरीके से निकाल कर दे देगा। मतलब इतना वाला जो पार्ट है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम माई एरे वाला, वो एक एरे था, लेकिन उसके ऊपर ब्रैकेट लग रहे थे। अगर हमें उसकी ओरिजिनल फॉर्म चाहिए तो मुझे वो इसके ऊपर से ब्रैक डबल कोट का साइन हटाना पड़ेगा। वो JSON डॉट पार्स से किया जा सकता है। इतनी बात समझ में आ रही है ना? नहीं आ रही तो पहले इसको वो कंसोल में नहीं है, रन कर करके देखो, समझो इस बात को, तभी वो समझ में आएगा डेटा वाला जो हम करेंगे अभी भी। ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ये जो टू डू लिस्ट हमने ये जो एरे डिफाइन किया है ना, ये एरे लोकल स्टोरेज में से लेगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और गेट आइटम के अंदर हम लोकल स्टोरेज के अंदर फिट कर रहे हैं टू डू, टू डू लिस्ट इन लोकल स्टोरेज। ऐसे ठीक रहेगा, या फिर टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट, टू डू डेटाबेस। ठीक है, टू डू डेटाबेस। ऐसे ध्यान रहेगा कि ये लोकल स्टोरेज में फिट है। गेट डाटा टू डू। अब यहाँ पर मैं ना और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर लगा दूं क्या? नहीं, एंड ऑपरेटर से तो नहीं, और ऑपरेटर ठीक है, ये और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का मतलब क्या होगा कि इन दोनों में से किसी को भी अगर वैल्यू असाइंड है तो वो वाली वैल्यू टू डू लिस्ट के अंदर असाइन हो जाएगी। और मैंने इसको यहाँ पहले इसलिए लिखा कि लोड होते समय नहीं है, वो पहले चेक कर ले कि वो लोकल स्टोरेज में है या नहीं है। मैं चाहता तो ये वाला नल एरे को भी यहाँ पर कर सकता था, अगर वो कर देता तो वो हर बार नल ही एरे देता। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इसके आगे हमें JSON डॉट पार्स इन भी करना पड़ेगा, JSON डॉट पार्स। और मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ इसको, और इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर ये। ठीक है। अभी कोई भी फर्क दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी लोकल स्टोरेज के अंदर कुछ है ही नहीं। अब ये जो ऐड टास्क था, ऐड टास्क नहीं है, हमारे एरे में तो सेंड कर ही रहा डेटा। अब मैं यहाँ से ना अपने लोकल स्टोरेज के अंदर भी डेटा को फिट करवा ले रहा हूँ, मतलब ये जो नया ऑब्जेक्ट यहाँ पर जा रहा है ना, वो नया ऑब्जेक्ट जो है वहां पर ही पहुंच जाए। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, एक मिनट, हम एक काम करते हैं। मैं यहाँ पर लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, हमें एक लोकल स्टोरेज में एरे लेना पड़ेगा, टू डू डेटाबेस। ठीक है। तो लेट टू डू डेटाबेस इज इक्वल टू, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बेटर रहेगा। बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि
लोकल स्टोरेज के अंदर एक एरे क्रिएट करना, और उस एरे के अंदर हमें इसको पहुंचा देना। तो एक, हाँ, टू डू लिस्ट हमारा एरे है तो। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सेट हमें क्या करना है, आइटम का नाम वही होना चाहिए जो हम पहले ले चुके हैं यहाँ पर ये, क्योंकि हम जब पेज को लोड करेंगे तो वही हमें चाहिए होगा। टू डू डेटाबेस। आई थिंक किन्हीं किन्हीं को समझ में नहीं आ रही होगी बात, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में ना आपको थोड़ा टाइम लगेगा। डीप थिंकिंग चाहिए होगी, और डीप थिंकिंग आपको ये जो मैंने इससे पहले प्रोजेक्ट करवा रखे हैं ना, उसकी एक एक लाइन को समझ समझ कर आएगी। और अगर नहीं भी समझ में आना कोई बात नहीं, आप 2-3 महीने बाद इसको दोबारा देखना, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरे साथ करते रहो, टाइप करते रहो, धीरे धीरे करके सीरीज सीख जाएंगे, थोड़ा तो आएगा ना कम से कम। तो लोकल स्टोरेज के अंदर पहले हम फिट करते हैं, नाम देते हैं ना, नाम तो नाम वही होना चाहिए जो हम उसको फैच करेंगे, टू डू डेटाबेस। और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई कर जो हम स्टोर कर रहे हैं अपना जावास्क्रिप्ट का एरे, टू डू लिस्ट। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ना कॉन्सोल में मैं चेक भी कर लेता हूँ यहाँ पर कि लोकल स्टोरेज के अंदर क्या वैल्यू है। चलो चलते हैं वहाँ पर अभी लोकल स्टोरेज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ मैं ऐड करता हूँ टेक टी, ये मैंने ऐसा किया ऐड है, टेक प्रोटीन। अब मैं यहाँ पर लोकल स्टोरेज के अंदर चेक भी तो कर लेता हूँ यार कि वैल्यू आखिर है क्या, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। और हमारा जो, नहीं, लोकल स्टोरेज के अंदर मैं ऐसे ही चेक कर सकता हूँ कि कुछ जा भी रहा है या नहीं जा रहा। अभी तो नहीं जा रहा लोकल स्टोरेज के अंदर, तो कुछ गलती है यहाँ पर, या तो वो पेज लोड नहीं हुआ है। एक मिनट, पेज लोड नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है ऐसा करता कुछ, रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे पेज को लगता है। ठीक है, अभी करते हैं DSS RRRR। अभी चेक करते लोकल स्टोरेज के अंदर। हाँ, अब फिट हो रहा है बिल्कुल ढंग से, देखो यहाँ पर ये वैल्यूज स्टोर हो रही हैं, यानी कि वो रिफ्रेश नहीं हुआ था पेज उस टाइम पर, इसलिए ऐसा हो रहा था। ठीक है। और मैं अभी से ही ना इस बटन को एक्टिवेट कर दे रहा हूँ, क्योंकि जब कभी भी हम इस बटन को ओके करेंगे ना, तो लोकल स्टोरेज के अंदर भी जो है सारा डेटा क्लियर हो जाना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर इसको करना आसान है, क्योंकि लोकल स्टोरेज डॉट जस्ट आप क्लियर ही कर दो, तो आपका सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। ये, तो लोकल स्टोरेज को मैं अब कॉल करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा वहाँ पर। तो मुझे रिफ्रेश वाले बटन पे यही टास्क करना है ना। तो रिफ्रेश वाला बटन है कहाँ पर आखिर, रिफ्रेश ये है, ठीक है। मैं यहाँ लगा लेता हूँ ऑन क्लियर फंक्शन, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक इज इक्वल टू रिफ्रेश। रिफ्रेश, और इसको स्क्रिप्ट में ना हम डिफाइन भी कर देते हैं, फंक्शन रिफ्रेश। कोई पैरामीटर नहीं, बस ये एक ही टास्क करेगा, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, ये इतना। अगर आप चाहते हो कि वो घूम भी जाए तो घूमने वाला भी कर सकते हैं। बेसिकली इसको मैं घूमने वाले पे कैसे क्लिक करेंगे, हम्म ये जो है फिर रिफ्रेश वाली क्लास है ना, इसके अंदर हमें बेसिकली एनिमेशन एक्टिवेट करना है ना। तो मैं यहाँ पर मैं एक एनिमेशन डिफाइन कर देता हूँ, की फ्रेम आइडेंटिफायर उसका होगा रिफ्रेश एनिमेशन। ये रिफ्रेश एनिमेशन बेसिकली क्या करेगा, वो उसको रोटेट कर देगा। नहीं, वैसे इसको मैं एनिमेशन में भी ना कर कर ट्रांजिशन से भी कर सकता था, है ना। ये, तो डॉट FA रिफ्रेश के ऊपर अगर हम एक्टिव कर दें, यहाँ पर नहीं, एक्टिव से तो नहीं आएगा, रिफ्रेश रोटेट, रिफ्रेश रोटेट। रिफ्रेश रोटेट क्या कर देगा, ट्रांजिशन रोटेट, नहीं, रोटेट एंड 360 डिग। तो अभी मैंने यहाँ पर एक CSS डिफाइन किया हुआ है, और वो भी किसी से भी लिंक नहीं है। आप चेक करके देखना चाहो तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश के अंदर यहाँ से चेक करके देख लेता हूँ।
क्या वो रोटेट हो रही है क्या? एक मिनट। रोटेट। बेसिकली ट्रांसफॉर्म जब आप कर रहे होते हैं ना तो ट्रांजिशन की ड्यूरेशन भी डालनी पड़ती है। रोटेट 360। डिग। दूसरा। ट्रांजिशन ड्यूरेशन। ट्रांजिशन ड्यूरेशन 2 सेकेंड। लेट मी चेक। नहीं, अभी नहीं हो रहा है, सर रिफ्रेश ही है। एक। ट्रांजिशन। इसे ऐसे नहीं कर करना, इसके मैं होवर क्लास में करता हूँ यहाँ पर। डॉट एफ ए के ऊपर रिफ्रेश कर कर अगर हम होवर करें तो वो रोटेट होना चाहिए 360 डिग्री। दूसरा। ट्रांजिशन जो होना चाहिए हमारा। ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के अंदर सारी चीज़ें आएंगी, 2 सेकेंड और 1 टाइम पर होना चाहिए। बस इतना करके देखते हैं। अभी भी नहीं हो रही तो होते हैं। कुछ तो गड़बड़ है भाई। 180 डिग्री, एक मिनट को। 20 डिग्री। हाँ, अब हुआ। आई थिंक वो 360 से दिख नहीं रहा था। अब दिख रहा है मुझे। तो मैं यहाँ पर 180 डिग्री कर देखूँ ना। 180 डिग्री। 180 डिग्री से भी पता नहीं चल रहा है, वो बहुत तेज हो जा रहा होगा। 90 डिग्री। अब हुआ ना? हाँ। इसकी टाइमिंग ना थोड़ी स्लो कर देता हूँ मैं। 5 सेकंड कर देता हूँ यहाँ पर मैं भी। और स्लो कर देते हैं ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से नजर आए, 10 सेकंड कर देते हैं। और इसको मैं कर देता हूँ 5 टाइम्स 10 सेकंड के अंदर। 1 मिनट। 360 डिग्री से तो नहीं चल रहा। 180 डिग्री से। 180 डिग्री से भी दिख नहीं रहा है। 90 डिग्री से ही दिख रहा है वो। हम्म। तो आई थिंक मुझे एनिमेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी इसके अंदर। मैं एनिमेशन की हेल्प लेकर देखता हूँ। @की फ्रेम। और की फ्रेम के अंदर कर देते हैं रिफ्रेश रोटेट, जो मैंने क्लास ऊपर दी हुई है ना उसके अंदर। तो रिफ्रेश रोटेट क्या करेगा? तो एनिमेशन के हमें पार्ट दिखाने पड़ेंगे। 0% पर रोटेट। ट्रांसफॉर्म। रोटेट 20 डिग्री। फिर 25% पर कर देते हैं हम लोग। ट्रांसफॉर्म। रोटेट 90 डिग्री। और पहले इतना ही कर कर देखते हैं। तो इसको करने के लिए मुझे एफ रिफ्रेश के अंदर ना एनिमेशन की सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। बस एनिमेशन का नेम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो हम स्क्रिप्ट से ऐड करेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ कर रहा हूँ तो मुझे पहले एनिमेशन का नेम दे देना चाहिए ताकि हमें पता चलता रहे। रिफ्रेश रोटेट नाम है उसका। रिफ्रेश रोटेट। एनिमेशन की ड्यूरेशन, एनिमेशन का रिपीटेशन। तो एनिमेशन का ड्यूरेशन जो होगा हम लोग रखते हैं इसको 10 सेकेंड। दूसरा। हाँ, अब रोटेट कर रहा है, इट इज़ लुकिंग गुड। अब हमने देखो। देखो वो रोटेट करते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो ये हटा दो अब यहाँ से। 10 सेकेंड और रिपीट होना चाहिए केवल 5 टाइम्स। ठीक है, अब उसे अपनी पोजीशन पे वापस आना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके करता हूँ। यहाँ पर मैं इसको 10 डिग्री। फिर 10 डिग्री से 30 डिग्री। फिर दोबारा से कंट्रोल सी करते हैं एंड कंट्रोल वी करते हैं एंड अगेन कंट्रोल वी करते हैं। 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। यहाँ पर कर देता हूँ 50%। और फिर यहाँ कर देते हैं हम लोग 50 से 75% एंड 75 से 100%। इसको 3 पार्ट में भी ब्रेक कर सकते थे। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाते हैं। 10, 30 और 50। फिर 75 डिग्री। और फिर 90 डिग्री। अभी हो जाएगा क्या? 10 सेकंड बहुत स्लो टाइम हो गया। इसको मैं 5 सेकंड में करके देखता हूँ जरा। 5 सेकंड में, ठीक है।
लेकिन ये रुक रुक कर चल रहा है, देखो यहाँ पे जरा। रुक रुक कर नहीं चलना चाहिए हमारा ये प्रोग्राम। और मैंने 1 सेकंड में कर दिया, 1 सेकंड में सारे के सारे परफॉर्मेंस ले लेगा अपने यहाँ से ये। ठीक है, अब बस बेसिकली मुझे पता है क्या करना है। मुझे ये वाली जो क्लास है ना, ये वाला जो नेम है अभी ना डालकर, मुझे स्किप डॉट जेएस, जब ये रिफ्रेश बटन को कॉल किया जा रहा था ना तभी ऐड करनी है। तो ये जो एफ रिफ्रेश वाली क्लास है ना वो मुझे लेनी पड़ेगी यहाँ पर। लेट रिफ्रेश बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और उसका नाम था डॉट एफ ए रिफ्रेश, और एफ रिफ्रेश नेम था, और वो पहला एलिमेंट होना चाहिए। तो मैंने वहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पर आते हैं। अब जो रिफ्रेश बटन है, रिफ्रेश बटन के अंदर स्टाइल, स्टाइल आ रही है नहीं आ रही है, 1 मिनट, जीरो है ना, जीरो यहाँ ले लिया, रिफ्रेश बटन ले लिया। रिफ्रेश बटन डॉट, हाँ नो सॉरी सॉरी सॉरी, क्लास लिस्ट डॉट ऐड। क्लास लिस्ट क्यों करेंगे, एनिमेशन लिस्ट आनी चाहिए ना। गेट एनिमेशन, रुको 1 मिनट जरा। स्टाइल, सॉरी 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 सॉरी, स्टाइल, ये क्या हो रहा है। डॉट एनिमेशन, एनिमेशन नेम इज इक्वल टू कंट्रोल वी। हाँ अब ठीक है ना। और ये जो एनिमेशन है वो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, इतना इतना धीरे धीरे नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली वैसे आप क्या कर सकते हो, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं अगर मैं, देखो 50% में हम लोग कर देते हैं इसको 50 डिग्री, और दूसरा 100% तक हम लोग कर देते हैं इसको ट्रांसफॉर्म, रोटेट 90 डिग्री। करूँ? हाँ, और ये 5 टाइम रिपीट ना होकर केवल एक ही बार रिपीट हो, ठीक है। अब हो गया अभी रिपीट। और एक बार में करना चाहो अगर आप इसे, तो आप पता क्या कर सकते हो, इसके अंदर 100% को डिफाइन कर दो यहाँ पर, और रोटेट 90 डिग्री। अब ठीक है। ये ये अब देखो, मैं जब दोबारा से अगर क्लिक करने के लिए इस पर जा रहा हूँ ना यहाँ पर, तो दोबारा नहीं हो रहा। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि रिफ्रेश होने के बाद जो है ना, वो प्रॉपर्टी उसके अंदर ऐड रह गई है, और हम चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी उसके अंदर रिमूव हो जाए, है ना। मतलब हमारा जो स्क्रिप्ट डॉट जेएस वाला टास्क था, एक बार अगर पर्सन रिफ्रेश कर दे, वो चाहता है कि वो दोबारा भी रिफ्रेश करें। तो ऐड होने के बाद हम लोग चाहते हैं कि थोड़ी देर बाद ना वो ऑटोमेटिकली क्या हो, रिमूव हो जाए प्रॉपर्टी उसके बाद ही। तो ऑटोमेटिकली अगर रिमूव हो जाए तो इसके लिए नहीं है, या तो मैं सेट टाइम आउट इंटरवल इस्तेमाल कर सकता हूँ, या फिर थोड़ी देर बाद ही हम लोग इसको कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि यूज़र बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हो, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं कर कर देखते हैं। इसको करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश करने के लिए सेट, सेट टाइम आउट, चलो सेट इंटरवल फंक्शन लगाते हैं। सेट इंटरवल फंक्शन क्या करेगा, एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, चलो मैं फंक्शन यहाँ ले लेता हूँ। फंक्शन
और वो फंक्शन रिफ्रेश बटन के अंदर जो स्टाइल है उसमें जो एनिमेशन नेम है वो नल कर देगा। और ये कितनी देर बाद चल जाना चाहिए? ये चल जाना चाहिए एक, नहीं, 2 सेकंड बाद। 2 सेकंड बाद चलो चला के देखें जरा। अब सही चल रहा है ना, देखो। जैसे ही यूजर ने क्या किया, इसको एक्टिवेट किया, साथ में ही पैरेलल में ये भी चल पड़ा होगा। और जब ये चल पड़ा होगा तो हाल के हाल ही नहीं है, वो उसे रोटेट, मतलब उस एनिमेशन में से क्लास को रिमूव भी कर देगा। सेट टाइम आउट फंक्शन मैं बार बार करके देखती हूँ ऐसे। रिफ्रेश। हाँ। हाँ, मतलब कुछ टाइम लग रहा है, तो ये काम करते हैं। मैं इसको अगर 1000 कर देता हूँ, फिर देखते हैं। ठीक है। वेरी गुड। अब बिल्कुल सही चल रहा है, देखो ये हाल के हाल ही में जैसे रिफ्रेश करना चाहूँ कि बार बार रिफ्रेश हो जाए, तो बार बार रिफ्रेश ही हो रहा है। वेरी गुड। गुड। अच्छा भी लग रहा है काफी यार। हाँ, ऐसे कर कर देखना आप जरा इसे अपने पास ही से, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं इसमें। हमारा कितना कितना टास्क हो गया कि हम लोकल स्टोरेज में फिट भी कर रहे हैं। तो अब मेरा दूसरा टास्क पता है क्या है? कि ये जो आइटम है ना, वो लोकल स्टोरेज से आने चाहिए। दूसरा, मैं अब इस गो टू जिम को हटा देता हूँ यहाँ से अब, क्योंकि गो टू जिम की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इसको लेते हैं और यहाँ से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, नहीं सॉरी, डिलीट ही कर देता हूँ इसको मैं यहाँ से। टी बॉडी बिल्कुल नल है अब ये जो यहाँ पर वैल्यू है ना, वो वैल्यू पता है लोकल स्टोरेज से लेकर आएंगे हम लोग अब यहाँ से। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, उसका नाम होगा रेंडर, रेंडर फ्रॉम लोकल स्टोरेज। ये, इसका पैरामीटर कुछ नहीं चाहिए। तो ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा? ये फंक्शन जो है, ये वाला टास्क, ये फंक्शन एक एरे फैच करेगा। कहाँ से? टू डू लिस्ट इज इक्वल टू, टू डू लिस्ट इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। और हमारी उसके अंदर फिट होगा लोकल स्टोरेज के अंदर। नहीं, वैसे लोकल स्टोरेज के अंदर तो मेरा यहाँ पर टू डू लिस्ट है ही है। ठीक है। तो टू डू लिस्ट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि ये वाला जो टू डू लिस्ट है, ये वाली टू डू लिस्ट डॉट फॉर ईच, बिल्कुल ये वाला कोड मुझे चाहिए होगा यहाँ से। इस कोड को मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर कहाँ तक है? यहाँ तक है, कंट्रोल सी। एंड यहाँ पर कंट्रोल वी कर देते हैं, कंट्रोल वी। रेंडर फ्रॉम लोकल स्टोरेज यही करेगा। और रेंडर लोकल स्टोरेज जो है, मैं जैसे ही जावास्क्रिप्ट रन होगी तो तुरंत इसको कॉल कर देता हूँ, ताकि पहली बार में ही जो है ये काम हो जाए, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए ऐसे। ठीक है, रेंडर फ्रॉम लोकल स्टोरेज। अभी लोकल स्टोरेज के अंदर कुछ फीड नहीं है, चलो कर कर देखते हैं यार। टेक बाथ, गो टू मार्केट, एंड बस इतना ही करके देखते हैं हम यहाँ पर। वेरी गुड। आई थिंक रिफ्रेश करने पर भी डेटा नहीं आ रहा, देखो आप यहाँ पर ये, है ना? वेरी गुड। अच्छा चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर अगर चेक पर क्लिक करूँ ना यहाँ पर ये, तो वो एरे के अंदर जो है प्रॉपर्टी को जो है उसको डन कर दे। ठीक है, तो वो हमें यहाँ करना पड़ेगा। ये जो ऐड टास्क था, फंक्शन ऐड टास्क जो है, टास्क तो ऐड कर रहा था, और उसकी डायनामिक प्रॉपर्टी हम रन टाइम पर ही डिफाइन कर रहे थे। तो यहाँ पर हम कुछ और प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। न्यू टास्क इज इक्वल टू, न्यू टास्क डॉट इज डन इज इक्वल टू फॉल्स। ये मतलब हमने पहले से ही उसको, क्योंकि वो हुआ नहीं है टास्क अभी, वो रन टाइम पे डिफाइन कर दी। दूसरा, न्यू टास्क डॉट इज डिलीट, इज डिलीट इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है। अब जैसे ही यूजर यहाँ पर क्लिक करेगा, कहाँ पर? चेक बॉक्स पे क्लिक करेगा, तो चेक बॉक्स पे क्लिक करते ही साथ ही ना वो टास्क डन हो जाना चाहिए। मतलब यहाँ पर ना लाइन स्ट्राइक थ्रू आ जानी चाहिए। यू नो, लाइन स्ट्राइक थ्रू कैसे आती है? तो ये मेरा कहाँ पर है? चेक टास्क वाली चीज वाली है। तो ये आ रही है मेरी एफ ए स्क्वायर से यहाँ से। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, हमें एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, उस फंक्शन का नाम होगा
टास्क डन, टास्क डन, ठीक है ये वाला। अब मैं फंक्शन टास्क डन को ना बना लेता हूँ कहीं पर भी, यहाँ बना लेते हैं फंक्शन टास्क डन को, फंक्शन टास्क डन। ये पैरामीटर कोई नहीं चाहिए। अभी पैरामीटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना तो अवेलेबल लेंगे, हाँ जरूरत पड़ेगी, देखो पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली ये जितने भी टास्क आ रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वो टास्क वही टास्क है जो ऑटोमेटिकली आ रहा था? तो भाई हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें ना इनके लिए एक प्रॉपर्टी असाइन करनी पड़ेगी कि वो किस नंबर की प्रॉपर्टी है। तो जब हम रन टाइम पर ये सब कुछ डिफाइन कर रहे थे ना, तो हम एक प्रॉपर्टी और डिफाइन कर देते हैं, न्यू टास्क डॉट आई डी इज इक्वल टू वन। नहीं वन ठीक रहेगा या फिर, नहीं वन तो नहीं ठीक रहेगा, क्योंकि हर बार जो हमारी वो वैल्यू हो रही है ना वो डिफरेंट डिफरेंट हो रही है। तो ये कैसे करा जाए कि इसकी जो न्यू टास्क की जो आईडी होगी कि वो डिफरेंट होनी चाहिए हर एक एलिमेंट से। न्यू टास्क डॉट आई डी इज इक्वल टू, वैसे सारे आइटम जो है नंबर से आ रहे हैं, और अगर हम एक आइटम डिलीट भी कर देंगे, दोबारा जो आइटम ऐड होगा तो वो नंबर दोबारा से उस आइटम को असाइन हो सकता है। आईडी के लिए आप सोच कर बताओ कि क्या बेटर रहेगा कि हर एक एलिमेंट को एक आईडी भी मिलनी चाहिए। हम्म। आईडी कहाँ से आ सकती है? तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं आईडी को ले लेता हूँ, यहाँ पर लेट आई डी इज इक्वल टू जीरो। आई डी इज इक्वल टू जीरो, तो न्यू डॉट आई डी के अंदर जो वैल्यू होगी वो प्लस प्लस होनी चाहिए। मतलब मेरा क्या हुआ कि मैंने एक यहाँ पर आई डी की वैल्यू जीरो दे दी है, और न्यू डॉट जो आई डी के अंदर प्रॉपर्टी आएगी आई डी, वो बेसिकली आई डी प्लस प्लस होगी। आई डी प्लस प्लस, पहले मैं ना इसको चेक कर लेता हूँ कि सही से चल भी रहा है, नहीं सही से चल रहा है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए ना हम लोकल स्टोरेज में चलते हैं, मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं आइटम को ऐड करने स्टार्ट करता हूँ। सपोज करो ए आइटम ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर, फिर बी आइटम मैंने ऐड कर दिया, मैंने सी आइटम ऐड कर दिया। अब यहाँ पर चेक करते हैं लोकल स्टोरेज, तो देखते हैं कि आईडी कैसे कैसे इसके अंदर असाइन हो रही है। कुछ पता नहीं चल रहा है, एक मिनट को, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टू डू डेटाबेस, और JSON डॉट पार्स। वेरी गुड। देखो आप यहाँ पर आईडी जो थी हमारी वो हर बारी क्या हो रही है, इंक्रीमेंट होकर जा रही है, आप देख रहे हो यहाँ पर ये, है ना। आईडी जो है इंक्रीमेंट होके जा रही है। अच्छा अगर मैंने यहाँ पर चलो रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश कर दिया तो पेज भी रिफ्रेश हो जाएगा? नहीं, पेज रिफ्रेश नहीं होगा। फिर अगर हम आईडी ऐड करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आईडी दो आइटम की सेम हो जाए? हम्म। चलो वो भी हम कर देखेंगे, लेकिन अभी पहले हम इतना ही चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं लोकल स्टोरेज, अब चेक करूँ यार, अब तो खाली हो गई होगी क्योंकि मैंने यहाँ पे, और हाँ लोकल स्टोरेज के जब आप क्लियर कर दो तो भाई यहाँ से भी तो सारा डेटा क्लियर हो जाना चाहिए, वो तो हमने करा ही नहीं। तो ये जो रिफ्रेश आइटम है वो पूरा का पूरा HTML को क्लियर भी कर देगा। तो टी बॉडी डॉट इनर HTML बिल्कुल नलीफाई कर दो यहाँ पर अभी हम, ऐसे कर ठीक है, करके दिखाओ। वेरी गुड। तो यहाँ पर टेक बात, ओह वाह ये क्या हो रहा है? जब मैंने ऐड की तो पुराने वाले आइटम यहाँ पर कहाँ से आ गए? पुराने वाले आइटम कहाँ से आ रहे हैं? लोकल स्टोरेज रिफ्रेश हो गई। अच्छा टी बॉडी को तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन लोकल स्टोरेज भी आपने क्लियर कर दिया, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक मिनट, ये, अरे ये अभी भी आ रहे हैं। मैंने रिफ्रेश आइटम कर दिया तो
ये तो भाई समस्या हो गई यहाँ पर। आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर ये? इसका मतलब ये है कि ये पुराने वाली वैल्यूज जो है अभी भी इसके अंदर लगी हुई हैं। लोकल स्टोरेज जो है ढंग से क्लियर नहीं हो पा रही है क्या? जैसे ही रिफ्रेश बटन को कॉल किया जा रहा है, लोकल स्टोरेज को वो क्लियर कर रहा है और टी बॉडी को इधर कर रहा है। फिर जैसे ही मैं नया आइटम को ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, नया आइटम को यहाँ पर रेंडर किया जा रहा है, तो वो टू डू लिस्ट को लोकल स्टोरेज से उठा रहा है, वहां से आइटम को रेंडर कर रहा है। रेंडर फ्रॉम लोकल स्टोरेज। नहीं, वेट 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 वेट, वो तो यहाँ से हो रहा है ना। अच्छा, यहाँ से हो रहा है, देखो ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि पेज अभी रिफ्रेश नहीं हुआ। एक मिनट, इसको करते हैं और मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब देखते हैं। अब ठीक है ना? ऐसा पता है क्यों हो रहा था? क्योंकि हमारा पेज विदाउट लोड हुए ही लोकल स्टोरेज क्लियर हो रही है। लोकल स्टोरेज क्लियर होने की वजह से केवल केवल लोकल और स्टोरेज का डेटा क्लियर हो रहा है, ना कि जो जावास्क्रिप्ट का जो एरे बना हुआ है ना, टू डू लिस्ट, वो क्लियर हो रहा है। टू डू लिस्ट क्लियर नहीं हो रहा है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? तो यहाँ से मुझे टू डू लिस्ट जो है वो भी बिल्कुल क्लियर कर देनी है, वो एरे भी जो खाली कर देना है। अभी देखते हैं इसको। एस आर 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 रिफ्रेश द पेज। यस। अब देखते हैं। आर 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 अब नहीं आएगा, क्लियर है बिल्कुल सारी बात है। अब देखो यहाँ पर, तो ए, बी, सी और डी। रिफ्रेश द पेज। अच्छा, रिफ्रेश करने के बाद जैसे यहाँ आइटम रह गया तो यहाँ पर भी क्लियर कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर ये है ना। तो हमारा इनपुट क्या था? इनपुट 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 टास्क। तो मैं यहाँ पर टास्क डॉट वैल्यू जो है, टास्क डॉट वैल्यू बिल्कुल क्लीन कर देते हैं हम लोग। ठीक है। आर 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 आर। और मैं अगर रिफ्रेश करता भी हूँ तो सब कुछ क्लीन होगा अच्छी तरीके से। ओके, बेहतर है। अब हम लोगों को क्या करना था? मैंने ए ऐड किया, बी बी ऐड किया, कि जैसे ही मैं अगर ए ऐड करता हूँ तो वो डॉक्यूमेंट एरे के अंदर प्रॉपर्टी क्या हो जाए मेरी? इज डन ट्रू हो जाए। इज डन ट्रू प्रॉपर्टी हो जाए। तो कहाँ पर होगा वो इज डन प्रॉपर्टी? देखते हैं। ये ए बेसिकली टास्क है। ये यहाँ पर टास्क तो ये यहाँ पर ही है। तो मैं इस जगह पे करता हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक। नहीं, इस पे थोड़ी ही करेंगे हम लोग यहाँ पर ये। हमने इस डन तो यहाँ पर कर ही दिया क्लिक, इस जगह पर। इस जगह पर अगर मैं टास्क डन क्लिक करता हूँ तो वो लोकल स्टोरेज से एरे को निकालेगा, और एरे को निकालने के बाद उसमें उस आइटम की जो वैल्यू होगी, उस आइटम की वैल्यू को वो जो है चेक इन कर देगा। तो टास्क डन हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, तो यहाँ पर ये क्या करेगा? ये एरे निकालेगा। और टास्क डन जो है एक आईडी भी लेकर आ रहा होगा, वो एक्स डॉट आई डी होगी। यहाँ पर मैं एक्स डॉट आई डी यहाँ से सेंड करता हूँ। डॉलर लगा देता हूँ यहाँ पर मैं, कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर ये लगा दिया एक्स डॉट आई डी यहाँ पर आएगी। और टास्क डन को मैं बता देता हूँ कि फ्यूचर में तुम्हारे पास एक आईडी आने वाली होगी, और लेट रिक्वायर्ड आइटम या डन टास्क। डन टास्क डन टास्क इज इक्वल टू, हम लोग कहेंगे कि एरे में से पहले फैच भी करते हैं। तो एरे में से फैच कैसे करेंगे हम लोग? जो टू डू लिस्ट है, टू डू लिस्ट डॉट फाइंड, नहीं टू डू लिस्ट में से नहीं, हम उसमें से निकालेंगे एरे में से, जो लोकल स्टोरेज के अंदर फिट है, क्योंकि सारा हमारा काम उसी में ही तो हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे इसको? टू डू लिस्ट, हाँ वो भी लोकल स्टोरेज के अंदर फिट ही है। लेट डन टास्क इज इक्वल टू डू लिस्ट डॉट फाइंड एक्स, एक्स डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी। ये इतना कर दिया। अब डन टास्क, अब वो मेरे पास आया होगा डन टास्क, उसके अंदर काफी सारी प्रॉपर्टी होंगी कि फाइंड ऑब्जेक्ट, फाइंड जो हमेशा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है,
तो डन टास्क के अंदर एक प्रॉपर्टी होगी इज डन के नेम से, उसको बस मुझे ट्रू कर देना है। ट्रू। अब जैसे ही ट्रू हो जाएगी, वैसे ही हम ऐड टास्क को दोबारा से, ऐड टास्क को नहीं, रेंडर रेंडर फ्रॉम लोकल स्टोरेज को दोबारा से कॉल करेंगे। रेंडर फ्रॉम लोकल स्टोरेज को ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दोबारा से पेज को रिफ्रेश किया जाए और दोबारा से नहीं है सारे आइटम को जो है लोड किया जाए। तो रेंडर फ्रॉम लोकल स्टोरेज को जब कॉल किया जाएगा तो यहाँ पर मुझे एक प्रॉपर्टी और डिफाइन करनी पड़ेगी, बेसिकली जो स्टाइल की प्रॉपर्टी होती है। देखो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, स्टाइल में चलता हूँ मैं यहाँ पर, और जैसे मेरे ये टास्क आ रहे हैं यहाँ पर, कहाँ गए ये, नहीं 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 नहीं, कहाँ है, स्टाइल डॉट सी एस एस, स्किप डॉट सी एस एस, ये ना। तो अगर मैं यहाँ पर जितने भी मेरे जो आइटम्स आ रहे हैं, मैं यहाँ पर क्लास नेम देता हूँ, यहाँ पर क्लास नेम इज इक्वल, सॉरी क्लास इज इक्वल टू, बूटस्ट्रैप की क्लास क्या होती है, लाइन स्ट्राइक थ्रो। एक मिनट, लेट मी चेक कि कैसे आती थी लाइन स्ट्राइक थ्रो। सपोज करो कि मैंने यहाँ पर कोई टास्क लिखा हुआ है यहाँ पर, स्पैन, और राहुल नाम लिखता हूँ, मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर क्लास दे देते हैं लाइन, लाइन स्ट्राइक। नहीं नहीं, कुछ था लाइन, लाइन को हम कैसे कट करते थे, लाइन, एक मिनट मैं अभी देख कर आता हूँ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से क्या थी वो प्रॉपर्टी। जो को भी यहाँ पर आ रही होगी, लाइन को कट कर देते थे ना हम लोग, जैसे ही देख रहे हो अभी ये डिलीटेड वन। अरे ये तो इसकी प्रॉपर्टी नहीं दे रखी है यहाँ पर, किस तरीके से कट करते हैं। चलो सी एस एस से देखते हैं फिर कैसे कट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लाइन दे दी, मैं यहाँ पर डिफाइन करके लिख लेता हूँ, डॉट लाइन एंड फॉन्ट टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रो। अब आ गया ये है, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रो। तो बस बेसिकली ये करना है, लाइन थ्रो ऐड करना है मुझे। तो जो स्किप डॉट जे, इसको हटा देता राहुल को यहाँ से, स्किप डॉट जे एस के अंदर चले गए हम लोग यहाँ पर। मुझे जैसे ही वो नाम एंटर होगा, वैसे ही मुझे यहाँ पर क्लास जो है लाइन थ्रो कर देनी है। मैं यहाँ पर लाइन, अच्छा जो लाइन बनी हुई थी ना वो बन ही रहने देते हैं यहाँ से ये, ठीक है। लेकिन अब एक एक बात आएगी, वो कि लाइन थ्रो जो है ना वो कंडीशन पे डिपेंड करेगी, ऐसा नहीं होगा कि वो ऑटोमेटिकली आएगी। तो यहाँ पर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, लेट लाइन इज इक्वल टू, कैसे देते थे, लाइन थ्रो इफ इज डन ट्रू, नहीं अपने, ट्रू, और अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। टी आर ई को टी टी ऐसे तो बना हुआ है भाई। लेट लाइन की वैल्यू देनी मैंने यहाँ पर, लाइन थ्रो ट्रू। अब यहाँ पर कंडीशन डालनी पड़ेगी यहाँ पर ये, तो वो कंडीशन क्लास के अंदर देते हैं हम लोग, क्योंकि मैं टेम्परेचर के अंदर जावास्क्रिप्ट इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ यहाँ पर ये। तो इसकी वैल्यू, नहीं नहीं मैंने गलत टाइप कर दी यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर पता है क्या आना चाहिए, हमें इज डन आना चाहिए, इज डन। अगर इज डन है तभी तो लाइन थ्रू होगी। लाइन, लाइन थ्रू,
अदरवाइज नल। तो अब ये जो टीडी क्लास नेम है, यहाँ पर आना चाहिए हमारा लाइन। लेकिन ये जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल होगा तो यहाँ पर आएगा मेरा लाइन। ना 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 ना, कैसे लिया जाए इसको कि इस डन की वैल्यू ट्रू आ जाए। बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि जो हमारी हर एक आइटम के पास एक प्रॉपर्टी डिफाइन हुई है, इस डन वाली, अगर इस डन वाली वैल्यू ट्रू हो जाती है, तभी वहां पर जो है मेरी वैल्यू वैल्यू लाइन थ्रो कर देगी। है ना? तो मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ एक्स डॉट इज डन। ठीक है, एक्स डॉट इज डन। तो अगर हम लोग यहाँ पर कर देते हैं इस वाली बात को, इसके थ्रू इधर इस साइड पर, अगर यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक्स डॉट इज डन, कि जो प्रॉपर्टी अगर एक्स डॉट इज डन अगर ट्रू है, तो लाइन थ्रो की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, यहाँ पर लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे लाइन थ्रो लगाना है। ठीक है, अभी कर कर देखो मैंने यहाँ पर इसे। जब मैंने इसको क्लिक किया तो क्लिक ने क्या किया होगा मेरा यहाँ पर, उस आइटम को फाइंड किया होगा, उस आइटम के अंदर वैल्यू को जो है इसने ट्रू कर दिया होगा। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आर 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 क्लिक। ये तो नहीं हो रहा। रेंडर फ्रॉम लोकल स्टोरेज डेट लाइन इक्वल टू लाइन, है ना? और लाइन जो है यहाँ पर, बेसिकली मैंने क्लास का नाम तो दिया टेक्स्ट डेकोरेशन इक्वल टू लाइन थ्रो। यहाँ पर लाइन की वैल्यू नहीं है ना, इसलिए ऐसा गड़बड़ी हो रहा है यहाँ पर ये। हम्म। इनलाइन स्टाइल शीट कैसे ऐड करते हैं? स्टाइल इज इक्वल टू, कोई टेक्स्ट लेकर देखते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर लिए स्पैन, स्पैन ले लिया यहाँ पर, ये स्पैन और आर आर दे दिया यहाँ पर। स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रो, ऐसे देते हैं। इस वाले पोर्शन को मैं कट करता हूँ ऐसा, ठीक है? ये अब मैं यहाँ स्क्रिप्ट में चलता हूँ और इस जगह पे पेस्ट कर देता हूँ, इस जगह पर यहाँ पर कंट्रोल वी। अब वो कटा कटा नजर आ रहा है ना यहाँ पर, लेकिन टेक्स्ट डेकोरेशन की ये जो वैल्यू लाइन थ्रो है ना, वो लाइन थ्रो यहाँ से आनी चाहिए। लाइन थ्रो, लाइन थ्रो की वैल्यू कहाँ से आएगी? यहाँ से आएगी ये, इससे। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन की लाइन थ्रो यहाँ से आएगी। और अगर वो इज डन ट्रू नहीं है तो वो वाली वैल्यू नल हो जाएगी, क्लास वहाँ पे नहीं आएगी। तो लाइन थ्रो एक वेरिएबल हो जाएगा मेरे यहाँ पर। मैंने यहाँ लगाया लाइन थ्रो, ये वाला वेरिएबल ये।
क्लिक करूँ? टेक्स्ट डेकोरेशन की वैल्यू इज डन, एक्स डॉट इज डन ट्रू है। क्या एरर आ रही है? जावास्क्रिप्ट के अंदर जाकर देखना पड़ेगा, मुझे लगता है इसको मैं यहाँ पर देखना पड़ेगा इसको। क्लियर करते हैं पहले पेज को। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ ऐड कर देता हूँ, TRRR, और यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक ही नहीं हो रहा है, एक मिनट, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। CD के अंदर स्टाइल ही नहीं आ रही है यहाँ पर। ये ऑन क्लिक फंक्शन क्यों नहीं काम कर रहा है? मतलब अगर मैं इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो ऑन क्लिक में टास्क डॉट ID सेंड कर रहा है, टास्क, और उस आइटम को हम फाइंड कर रहे हैं, डन टास्क। और उस आइट अच्छा, बेसिकली ऐसा पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उस वाले आइटम को दोबारा से एरे के अंदर सेट नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हो वाली बात को? पेज के अंदर वो वाली वैल्यू सेट सेट नहीं हो रही है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पर, देखो भी, लोकल स्टोरेज डॉट लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, पहले इसके अंदर ही देखूँ अगर मैं वैल्यू आ रही हूँ तो हमारे पास यहाँ पर इस डन की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है फॉल्स, इस डन की। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक किया, अब स्टोरेज के अंदर मैं चेक करता हूँ, लोकल स्टोरेज अभी भी फॉल्स है वैल्यू। तो कुल मिला के हमारा लोकल स्टोरेज में नहीं है वो वैल्यू, वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है बस। साफ सीधी बात ये है, तो गड़बड़ यहीं पर ही है। तो हम एक काम करते हैं, लेट डन टास्क को गलत तरीके से हमने करा है, json.parse लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और गेट आइटम का नेम होगा टू डू डेटाबेस। ये, लेट मी चेक, टू डू डेटाबेस है ना ये यहाँ से। ठीक है, और जेसन और नहीं, वेट अ मिनट, लेट टू डू लिस्ट, नहीं, टू डू लिस्ट। अब ठीक तरीके से वो जो टू डू लिस्ट है ना, दोबारा से लोकल स्टोरेज में से ही डेटा को निकालेगा और फिर फाइंड करना चाहिए। डन टास्क की वैल्यू जो आ जाएगी, डन टास्क इज डन इज इक्वल टू ट्रू। चलो चेक करें अभी भी यहाँ पर जाकर, रिफ्रेश द पेज। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, ट्रू इज नॉट डिफाइंड, ट्रू डिफाइंड नहीं है, तो ट्रू की जगह यहाँ पर टी कर देते हैं। ठीक है, ये ओके। अब देखो, अब यहाँ पर प्रोग्राम रन कर रहा है, लेकिन दोबारा से रेंडर होने की वजह से वो पुरानी वैल्यू को लोग, तो ये जो रेंडर लोकल स्टोरेज है वो भी टी बॉडी को क्लियर करके ही दोबारा से लोड करना चाहिए। टी बॉडी डॉट इनर HTML इज इक्वल टू नलीफाई। अब कर कर देखें, वेरी गुड। अब ठीक चल रहा है ना, देखो यहाँ पर ये अब हम एक काम और स्टार्ट करते हैं। वो काम ये होगा कि जब हम दोबारा से इस पे क्लिक करेंगे ना, तो वो टास्क अनडन होना हो जाना चाहिए। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है ना? और आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं को समझ में नहीं आया हो। तो धीमे धीमे करके करना टास्क को, इससे आपके बहुत सारे ब्रेन के अंदर लॉक जो है अनलॉक हो जाएंगे। मैं इसके आगे वाला टास्क नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूँ, ठीक है?